हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका पार्ट 4 भारत के विदेशी संबंध, इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूं और वह है भारत की परमाणु नीति। यानी परमाणु नीति ने विदेशी संबंधों को कैसे प्रभावित किया है और परमाणु नीति कैसी रही है भारत की, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। पर उससे पहले एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पाते हैं। यानी आपको यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप बिना किसी कूपन कोड डिस्काउंट ऑफर के सारी की सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम में निःशुल्क कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज हम डिस्कस करते हैं भारत की परमाणु नीति और इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर आऊं, मैं आपको 2-3 चीजें पहले ही इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एक तो ये कि हमारी परमाणु नीति अगर आप चर्चा करेंगे मुख्यतः तो 2-3 राजनेताओं से होकर गुजरेगी। एक नेहरू, फिर काल आएगा शास्त्री जी का, फिर इसमें आप इंदिरा गांधी और बाद में इसमें एक प्रमुख आपको दिखाई पड़ेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। इन प्रधानमंत्रियों की विशेष रूप से चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि इन्हीं नेतृत्व ने यह किया था। ठीक। दूसरा, हमारी परमाणु नीति के 3 प्रमुख अंग हैं जिस पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। अब मैं क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसको आपको जरूर डिस्कस कर लेंगे हम। हमारी जो परमाणु नीति रही है इसके 3 प्रमुख स्तंभ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या क्या रहा है? न्यूनतम संग्रह। ठीक। दूसरा रहा है पहले इस्तेमाल नहीं। तीसरा रहा है गैर परमाणु राज्य के खिलाफ इस्तेमाल नहीं। हमेशा हमने इसके सुरक्षा यानी अपनी सुरक्षा के लिए और ऊर्जा जरूरतों के लिए, ये 2 कारण रहे हैं हमारी परमाणु इस्तेमाल के या न्यूक्लियर पॉलिसी के। ठीक। जो हमने 2 परीक्षण किए हैं वो 1974 और 1998, ये 2 हमने परीक्षण किए हैं। अब मैं इससे क्या स्थापित करना चाह रहा हूं उसको समझ लीजिए। जो हमारी परमाणु नीति रही है सबसे पहले नेहरू से स्टार्ट होती है और उन्होंने कहा कि हम बिना किसी शर्त के ये घोषणा करते हैं, क्योंकि उनका मानना था अगर हम कोई शर्त रखेंगे तो घोषणा बेकार हो जाएगी, कि हम परमाणु हमारे न्यूक्लियर जो एनर्जीज है इसका इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण और स्वच्छता के लिए, स्वच्छ एनर्जी के लिए और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेंगे, कभी हथियारों के इस्तेमाल में नहीं करेंगे। फिर उसी बीच हमारे सामने चीन और पाकिस्तान जैसे युद्ध आए और फिर शास्त्री जी ने कहा कि भाई हमारी जो ये परमाणु नीति है हम उसमें पुनरीक्षण कर सकते हैं अगर कोई देश ये समझता है कि हम कभी परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं बनेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई परमाणु हथियारों को या परमाणु नीति को लेकर जो हमारी नीति है वो जड़ नहीं है, वो बदली जा सकती है। हम अपनी आत्मरक्षा सुरक्षा के लिए या जिसको कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण कारकों के लिए परमाणु परीक्षण कर भी सकते हैं। और 1974 में लाफिंग बुद्धा नामक परीक्षण हमने पोखरण में कर भी दिया इनके नेतृत्व में। ठीक। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में पोखरण 2 हुआ, 11 मई, और यहां पर हमने मिशन शक्ति का नाम दिया और हमने 3 अलग अलग परमाणु परीक्षण एक दिन में किए, फिर और 1-2 किए। तो ये हमारी पूरी जो न्यूक्लियर पॉलिसी रही है देश की, वो इन नेताओं के साथ बदलती रही है या इर्द गिर्द रही है। दूसरा, जब हमने परमाणु परीक्षण किया
तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। लेकिन हम 3 बातें बहुत स्पष्ट की, यानी भारत की जो परमाणु नीति है वो 3 बातों पर स्पष्ट रूप से टिकी हुई है। पहला, मिनिमम डिटरेंस, न्यूनतम संग्रह, यानी हम अपने आत्मरक्षा के लिए जो मिनिमम हथियार चाहिए हम केवल उतने बनाएंगे। हमने जैसे ही 98 में परीक्षण किया, हमने घोषणा की कि आगे इंडिया विल नॉट डू एनी टेस्ट, ठीक, भारत और कोई टेस्ट नहीं करेगा, हम न्यूनतम संग्रह करेंगे, कम से कम हथियार अपने पास रखेंगे। दूसरा, हमने बोल दिया बहुत स्पष्ट कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसको बहुत यूज किया जाता है, बहुत अक्सर हम अपने पॉलिसी में बताते हैं, नो फर्स्ट यूज, मतलब हम कभी भी अपने तरफ से चाहे कोई युद्ध भी हो पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक, नो फर्स्ट यूज, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, छेड़ेगा कोई तो छोड़ेंगे नहीं। तीसरा, हमने स्पष्ट बोला है कि हम जो गैर परमाणु राष्ट्र हैं या देश हैं, अगर उनसे युद्ध भी होता है, वो परमाणु एनर्जी वाले देश नहीं है, तो हम कभी उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारी परमाणु नीति के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे आप ध्यान से अभी समझ लीजिए, टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा। अब वैदेशिक संबंधों को इसने किस तरह प्रभावित किया, इसकी भी थोड़ी चर्चा हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल से ही भारत की यह दृढ़ नीति रही कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाए। शांतिपूर्ण उद्देश्य क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जो परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के, कोयला हो गया या तापीय ऊर्जा हो गई, उसके अलावा हम चाहते थे कि नए तकनीक ऊर्जा के अपनाए जिससे हमेशा बिजली आपूर्ति बनी रहे, और उसमें न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट है। आज भी भारत में कई सारे न्यूक्लियर संयंत्र चल रहे हैं जिसके माध्यम से हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं या करते हैं। तो हम, नेहरू ने कहा कि हम केवल इसी कारण से इसका इस्तेमाल करेंगे। 20 नवंबर 1957 को नेहरू ने यह वक्तव्य दिया कि कोई भी व्यक्ति भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता, परंतु मैं अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह इंपॉर्टेंट था, हम किसी भी समय परमाणु ऊर्जा बुरे कार्यों के लिए नहीं यूज करेंगे। इस आश्वासन के साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी है, क्योंकि एक बार शर्त जुड़ जाने से आश्वासन का महत्व नहीं रहता। तो उन्होंने क्लियर किया कि हम किसी तरीके से परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल या शक्ति का इस्तेमाल बुरे कार्यों के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के काल में भी भारत परमाणु नीति यथावत जारी रही। शास्त्री जी ने भी इस नीति को जारी रखा। चीन द्वारा जब परमाणु विस्फोट किया गया तो भारत ने परमाणु बम बनाने की दिशा में उस समय भी कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए भारत के परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय किया। तो शास्त्री जी के काल में भी लगभग वो नीति चलती रही, परंतु एक से अधिक अवसरों पर शास्त्री जी ने यह विचार किया कि यह नीति परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में बदली जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात। तो शास्त्री जी ने, चीन के साथ युद्ध हुआ या चीन ने जब परमाणु विस्फोट किया तो भी अपनी नीति नहीं बदली, पर यह जरूर कहा कि ये नीति जो है वो कुछ परिस्थितियों को देखकर बदली जा सकती है या निर्णय लिए जा सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह विचार व्यक्त किया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम जड़ या स्थिर नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं कि एक जैसा चले, समय पड़ने पर हम इसे बदल भी सकते हैं। परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इसका पुनरीक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने भारत के परमाणु विकल्प को खुला रखने का निर्णय किया। तो इंदिरा गांधी ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि हमारे परमाणु विकल्प खुले हैं, हम चाहेंगे तो परीक्षण करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब उसी वक्त एक और कंडीशन चल रही थी, न्यूक्लियर अप्रसार संधि, न्यूक्लियर जिसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब देखिए, शीत युद्ध का काल चल रहा था तेजी से और पूरी दुनिया में शस्त्रों की दौड़ चल रही थी, जिसे नाम दिया गया रेस टू आर्मामेंट। अब शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था और वो बहुत सारे हथियार भी जमा कर रहे थे, परमाणु संपन्न भी थे, तो उनको बहुत खर्चा भी आ रहा था और उनको ये भी डर था कि बाकी देश इसमें संपन्न हो जाए। तो उन्होंने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए संधियां की और उसमें डाला कि जो लोग इस संधि में शामिल नहीं होंगे तो जिसके पास परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देशों को नहीं देगा, यानी हम परमाणु टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, फैलने नहीं देंगे। तो सन 1968 में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई और इसे परमाणु अप्रसार संधि का नाम दिया गया। संधि का मुख्य प्रावधान था कि कोई भी परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, किसी भी गैर परमाणु राष्ट्र को न तो परमाणु शक्ति के विषय में जानकारी देगा और न ही कोई सहायता देगा। यानी कुल मिलाकर परमाणु के क्षेत्र में एक दादागिरी या एकाधिकार बनाने की कवायद थी कि जो देश भी परमाणु संपन्न है वो कभी भी गैर परमाणु राष्ट्रों को कोई मदद परमाणु ऊर्जा लाने में नहीं करेंगे या परमाणु हथियार बनाने में कोई भी मदद नहीं करेंगे, कोई भी तकनीकी सहायता नहीं देंगे। भारत ने संधि को विभेदकारी माना, विभेदकारी यानी डिस्क्रिमिनेटरी मानते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। भारत ने कहा ये कौन सी बात हुई, आप लोग परमाणु संपन्न हो गए और हम होंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। भारत द्वारा कहा गया कि भारत चीन द्वारा अनेक परमाणु विस्फोट करने के कारण अपनी परमाणु नीति में बदलाव करने के लिए विवश हो गया है। भारत ने कहा कि चीन लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा है और 62 में लड़ाई भी हुई थी चीन से
और जब वो लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा है तो भारत भी विवश हो रहा है कि अब उसको बदलना पड़ेगा नीति। भारत ने संधि को विभेदकारी माना क्योंकि संधि इस बारे में कोई प्रावधान नहीं करती कि जो लोग पहले से परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं उनका क्या होगा। ये तो आप बोल रहे हैं कि नई राष्ट्र नहीं आएंगे, लेकिन जो पहले से देश चला रहे हैं परमाणु कार्यक्रम उनके बारे में आपका क्या विचार है? तो पहले से जो परमाणु हथियार लेकर बैठे हैं उनके बारे में भी संधि कुछ नहीं कह रही है। तो ये हमने कहा कि हम उस पर साइन नहीं करेंगे और 1974 में फिर हमने अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पोखरण 1 कर दिया और इसका नाम रखा था लाफिंग बुद्धा। ये अक्सर पूछता है, लाफिंग बुद्धा। बुद्धा को इसलिए चुना गया कि हम संदेश भी देना चाह रहे थे कि भाई देखिए हम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य कोई झगड़ा लड़ाई करने का नहीं है। तो 18 मई 1974 को भारत द्वारा राजस्थान के रेगिस्तान में पोखरण नामक स्थान पर पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई और पाकिस्तान तो बिल्कुल इससे बौखला गया। जो पश्चिमी शक्तियां थी जो एनपीटी करवाना चाह रही थी अप्रसार संधि, वो तो बौखलाएंगे ही। उन्होंने भी कहा कि इस पर अप्रसन्नता जाहिर की। कनाडा ने बहुत सारी कटु प्रतिक्रिया दी और जो परमाणु सहायता मिलती थी भारत को कनाडा ने वो भी बंद कर दी। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र थोड़े खुश थे क्योंकि वो नए उदित राष्ट्र थे, वो तो पहले ही पश्चिमी राष्ट्रों के दादागिरी से परेशान थे, तो उसको लगा चलो अपना कोई भाई बढ़ रहा है तो अच्छा है। तो एशिया और अफ्रीका में सपोर्ट मिला भारत को और भारत फिर परमाणु शक्ति बन गया। लेकिन परमाणु शक्ति के रूप में भी रिकॉग्निशन 74 वाले युद्ध हमारे न्यूक्लियर टेस्ट से हुई नहीं थी। वो यही कुछ देश से मान के चल रहे थे कि शांति कारणों से और इस कारणों से हुआ है, अभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बने हैं। तो 1998 में फिर हमने मिशन शक्ति, जिसमें अब्दुल कलाम का भी बहुत रोल होता है। और मैं बार बार कहता हूं कि एक पोखरण मूवी परमाणु मूवी आई थी जॉन अब्राहम की कुछ साल पहले, आप उसको जरूर देखिए, काफी कुछ उसमें दिखाया गया है। तो मई 1998 में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसमें 11 मई और 13 मई को हमने ये किया था। डेट आप एक बार देख लेंगे, बस यही डेट था, ठीक है। इसका उद्देश्य एक पूर्ण प्रतिरोध क्षमता, जिसको बोलते हैं कंप्लीट डेटरेंट कैपेसिटी, यानी कि हम एक ऐसी क्षमता बनाए, प्रतिरोध क्षमता, कि हमारे हथियारों को देखकर कोई हमसे लड़ाई ना करे। संसद में भी भारत ने जब भारत के प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई देखिए हम अपनी परमाणु जो परीक्षण कर रहे हैं, हम किसी भी खतरे को पैदा न होने दिया जाए इसलिए कर रहे हैं। लोगों ने पूछा कि भाई भारत को क्या खतरा था कि परीक्षण किया, तो उन्होंने कहा देखिए भारत में कोई खतरा पैदा न हो। ये देखिए ये इमेजेस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाई जाती है उसकी है। तो हमने ये कहा कि भाई देखिए खतरा पैदा न हो इसलिए पहले ही आप संपन्न हो जाइए ना। उन्होंने उदाहरण दिया शीत युद्ध का कि 50 सालों तक अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध चला, पर कभी डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ क्योंकि दोनों देशों के पास हथियार थे। तो भारत पहले से ही एक प्रतिरोध क्षमता बना ले जिसको देखकर कोई इस पर हमला ना करे, इसीलिए हमने ये काम किया है। सफल परीक्षण के उपरांत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि भारत अपने परमाणु अस्त्रों का प्रयोग आक्रामक उद्देश्य से नहीं करेगा। मतलब हम एग्रेशन में नहीं करेंगे, डिफेंस में करेंगे। ये नहीं कि हमारे पास परमाणु हथियार आ गए हैं तो हम किसी को दागते रहें और किसी के सामने हथियार चलाते रहें, ऐसा नहीं है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि भारत न तो परमाणु अस्त्रों की दौड़ में भागीदार बनेगा और न आगे परीक्षण करेगा। तो भारत तो शीत युद्ध में भी शस्त्रों के दौड़ को कोसता था कि भाई शस्त्रों की दौड़ नहीं होनी चाहिए, भारत का कोई इरादा नहीं कि खूब शस्त्र बनाने हैं, हमने बस परीक्षण भर कर लिया है और न हम आगे कोई टेस्ट करेंगे, भारत ने बहुत क्लियर कर दिया। भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का व्यापक पैमाने पर विरोध भी हुआ। फ्रांस ने चिंता जाहिर की, अमेरिका तो विशेष रूप से परेशान हो गया क्योंकि इसकी पूरी CIA लगी थी कि कैसे हम भारत को रोकें परीक्षण करने से, और वो रोक नहीं पाए, ठीक है। ब्रिटेन ने बहुत कठोर अपनाते हुए भारत पर कई प्रतिबंध लगाए। रूस ने भी क्षोभ व्यक्त किया, चीन ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जर्मनी ने भारत को दी जाने वाली कई मुद्राएं सहायताओं को रोक दिया, जापान ने भी जो $1 बिलियन का लोन देने का बोला था उस पर बोला कि हम फिर से अब जांच करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपने जो उच्चायुक्त थे, एक तरह से जो उनके राजदूत भारत में होते हैं, उसको वापस बुला लिया। और यूरोपियन यूनियन के मतानुसार भारत द्वारा किए गए परीक्षण जो अप्रसार संधि जिसको लागू करवाने की कोशिश की जा रही थी उसका उल्लंघन था। परमाणु अप्रसार और परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसको CTBT बोला गया, 1997 के आसपास CTBT चल रहा था, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो उसमें क्या था, किसी को परीक्षण करने की अनुमति न मिले ऐसी बात चल रही थी। इसी बीच भारत ने 98 में ये परीक्षण कर लिया। तो इस सब का उल्लंघन मानकर पूरी दुनिया से हमें कई सारे प्रतिबंध लगाए गए, कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, हमारे ऊपर कई संबंधों को तोड़ा गया, पर फिर भी हम उससे आगे बढ़ते गए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आई जब 9/11 का हमला हुआ, जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ, तो हमने बोला कि देखिए हम बोलते थे आतंकवाद का खतरा, आप मानते नहीं थे। वहां से धीरे धीरे फिर चीजें फिर नॉर्मल की तरफ आने लगी। और 2006-07 के आसपास
5-6 के आसपास भारत और अमेरिका में शांति कारणों के लिए न्यूक्लियर समझौता भी हुआ, असैन्य कारणों के लिए, तो उस वहां से फिर दरारें कम होनी शुरू हो गई। अब ये बैकग्राउंड था पूरा कि कैसे हमारी परमाणु नीति थी और कैसे हमने परीक्षण किया। अब वर्तमान में परमाणु नीति क्या है देख लीजिए। तो वर्तमान में परमाणु नीति के 3 घटक हैं, वही शुरू में मैंने आपको बताया। न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध, मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता को सुनिश्चित रखने के लिए, यानी यूनिटी, इंटीग्रिटी और हमारे फ्रीडम को सुनिश्चित रखने के लिए जितने न्यूनतम हथियारों की जरूरत पड़ेगी केवल हम उतना ही बनाएंगे, उतना ही हम कलेक्ट करके रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। भविष्य में किसी परमाणु परीक्षण के बिना अपेक्षित न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध बनाए रख सकता है। यानी हमने बोला कि आगे हमको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम कोई और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमको जितना मिनिमम प्रतिरोध के लिए चाहिए हम उतना रख लेंगे। अब भारत स्वेच्छा से आगे और परीक्षण नहीं करेगा, परंतु यदि भविष्य में भारत के सुरक्षा के समक्ष कोई खतरा पैदा होगा तो हम अपनी नीति को देख सकते हैं। भारत ने फिर बोला कि हम कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा को कोई खतरा पैदा करेगा तो हम इस बारे में विचार करेंगे। यह भी जानना चाहिए कि न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता का आशय उस क्षमता से है जो किसी आक्रमण को निरस्त करने के लिए पर्याप्त हो। तो न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता का मतलब क्या है? कोई आक्रमण हो ही ना ऐसी स्थिति बना लेना। भाई मान लीजिए कि आपको कोई लाठी लेके मारने आ रहा है और आप पहले से बंदूक लेके बैठे हैं, तो आएगा ही नहीं। तो उसको पता है कि भाई न्यूनतम आपके पास बंदूक तो है, तो उसको पता है कि परमाणु शक्ति है, तो फालतू इससे बोलना ठीक नहीं है। तो यही प्रयास था। दूसरा हमारा क्या है परमाणु नीति का पार्ट? परमाणु अस्त्रों का पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हमने स्पष्ट किया कि हम पहले कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो भारत ने अपनी ओर से एक पक्षीय घोषणा कर दी है कि वह कभी भी किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों का पहले प्रयोग नहीं करेगा। ठीक, यह आशय हुआ कि यदि कोई परमाणु शक्ति भारत के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करता है तो भारत को उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। हमने बस इसलिए परमाणु हथियार रखे कि अगर कोई हमारे सामने इस्तेमाल करने आएगा तो हम उसका जवाब दे सकें, बस। और तीसरी नीति क्या है? गैर परमाणु राष्ट्रों के विरुद्ध हम नहीं करेंगे। यानी कोई युद्ध की स्थिति भी बनती है, कोई ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो हम ऐसे देश के खिलाफ परमाणु शक्ति का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हम क्लियर कर देना चाहते थे। दूसरे शब्दों में भारत की परमाणु शक्ति से किसी भी ऐसे राष्ट्र को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है जिनके पास परमाणु क्षमता नहीं है। और इससे भी स्पष्ट है कि भारत द्वारा परमाणु क्षमता का विकास आक्रामक उद्देश्य से नहीं बल्कि रक्षात्मक उद्देश्य यानी डिफेंसिव मोटिव, हमारा डिफेंसिव मोटिव है, एग्रेसिव नहीं। हम केवल अपने डिफेंस में या आत्मरक्षा में इसको रखना चाह रहे हैं। प्रतिरोधक क्षमता है हमारी। जैसे होता है ना कि हम कोविड का इलाज नहीं करेंगे, कोविड से पहले ही वैक्सीन लगवा लेंगे कि प्रतिरोधक क्षमता आ जाए, वो वाली बात है। तो हम पहले ही हमने ये वैक्सीनेशन के तौर पर रखा है। कुल मिलाकर आज जबकि भारत ने परमाणु क्षमता अर्जित कर ली है, भारत की परमाणु नीति यही है कि भारत परमाणु अस्त्र दौड़ का विरोधी है। भारत नहीं चाहता कि परमाणु अस्त्र के लिए दौड़ बनी रहे, अपने पास न्यूनतम परमाणु क्षमता रखना चाहता है और किसी भी आक्रमण का प्रतिरोध उससे किया जा सके उतना ही सक्षम बना रहना चाहता है। हाँ, असैन्य कारणों के लिए जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से पावर प्लांट्स और बिजली बनाने के लिए भारत लगातार इसका इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया से कोऑपरेशन की आग्रह भी रखता है। भारत अपनी ओर से यह एक पक्षीय वायदा है कि वह न तो किसी परमाणु शक्ति क्षमता संपन्न राष्ट्र के विरुद्ध पहले इस्तेमाल करेगा और न ही किसी परमाणु क्षमता विहीन राष्ट्र के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो ये तो शुरू में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये कुल मिला जुलाकर हमारी परमाणु नीति है। इससे जो आपने संबंधों को देखा कि बहुत सारे राष्ट्रों के साथ खट्टे संबंध भी हुए, फिर धीरे धीरे समस्याएं नॉर्मल होती आ रही हैं और हमने 3 मुद्दों पर अपनी परमाणु नीति 3 स्तंभों पर रखी है जिसकी चर्चा मैंने आपसे कर दी। तो इस सेशन में आपको सारी चीजें कितनी समझ में आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इसके एप्लीकेशन से, वेबसाइट से या यूट्यूब के मंच से, और पूरा मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, केवल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नहीं, पूरे हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है, इस पर आप किसी भी माध्यम से आकर ये सारे जो कोर्सेज हैं, सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड, कंपटीशन की तैयारी, आईआईटी, जेईई, नीट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, चाहे वेबसाइट पर हो, चाहे ऐप पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो। और हाँ, सारी नई अपडेट्स आपको मिलती रहे इसके लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़े रहिए, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ताकि आपको सब कुछ नया जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त होता रहे, अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अगले नए टॉपिक और कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।